अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारस भाई निम्रा अहमद। आईना भी अजीब शे है, सब कुछ दिखा देता है, कुछ नहीं छुपाता, मगर फिर भी गलती कर जाता है। एक तलख मुस्कुराहट फीके चेहरे पर बिखरी, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं दिखाता है। एक ऐसी शफाफियत के अपना अक्स से उल्टा नजर आए। यहाँ कोई सच्चा नहीं है, आईना तक धोखा दे जाता है। उसने बेदिली से कहते हुए आंसू रगड़े, फिर नम हथेली फैलाकर देखी। सांवली लकीरों के दरमियान तस्वीरें सी बनने लगी, फिल्म दर फिल्म, चेहरा दर चेहरा। करखत चेहरे और सोने की बालियों वाली औरत नोट गिन रही थी। सामने 15-16 बरस की लड़की सिर पे दुपट्टा लिए खड़ी मुस्तरब अंदाज में उंगलियां चटखाती उसे देख रही थी। बस ये तो है फैक्ट्री के पैसे, और सिलाई वाले किधर गए? उसने तेज नजरों से लड़की को घूरा। वो थोड़े से थे, किराए के लिए रख ली। किराया? किसका किराया? लड़की ने नजरें झुका दी। सिलाई सेंटर दूर पड़ता है अम्मी, मेरे पाँव में छाले पड़ गए, आइंदा हमीदा खाला के साथ बस से जाऊंगी। बहुत पुरसे निकल रहे तेरे पारस, मैं देख रही हूँ अच्छी तरह, इंसान बन जा। कोई जरूरत नहीं बस के अयाशियों की, 4 कदम ऊपर चल लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। वो फट पड़ी, लड़की सहम कर पीछे भी। चल निकाल सिलाई सेंटर वाले पैसे, और आइंदा ये ड्रामे मेरे साथ न करना, चोटी से पकड़कर घर से निकाल दूंगी, समझी? लड़की ने जल्दी से बटुए से बुढ़े तेरे चंद नोट निकाले। औरत ने उन्हें चपट लिया। मैंने तेरे बाप से शादी करते वक्त सोचा था वो मेरे पहले शौहर का बच्चा पाल लेगा और मैं उस बिन माँ की बच्ची को पाल दूंगी तो एहसान मानेगी, मगर नहीं, तू तू तो बहुत फराट निकली पारू। सुना है तेरी माँ भी ऐसी थी, वो बकती जगती पैसे गिनती पलट गई। लड़की ने भीगी आंखों से उसे जाते देखा। वो घर की चौखट पर जा खड़ी हुई थी। दफतन शकील बाहर से आता दिखाई दिया। अम्मा पैसे दे जल्दी, वरना रमजान चाचा दुकान बंद कर जाएगा और सुबह तक कहीं ऊपर पैसे न मांग ले। हाँ ये ले जा, जल्दी से साइकिल लिया। फिर से माई का लहजा नरम हो गया। बेटे को प्यार किया, नोट थमाए और फिर हमदर्दी से खुद कलामी के अंदाज में बोली, अब स्कूल जाकर अच्छा सा पढ़ना, बेचारा बच्चा, स्कूल जाना भी मुश्किल बना हुआ था। उसके सिर पर हाथ फेरती और कह रही थी। वो बेनियाजी से उंगली पर थूक लगाता नोट गिन रहा था। लहजे भी मौसमों की तरह होते हैं, वक्त और जगह देखकर बदल जाते हैं, और बाज़ दफा एक ही वक्त एक ही जगह पे भी वो मुझसात करके अपने सामने आते, जैसे एक साथ धूप पर छाया हो, जैसे समंदर के कड़वे और मीठे पानी के दरमियान अनदेखी आड़ हो। और फिर कड़वा तो कभी मीठे से मिल ही नहीं सकता ना। बावर्ची खाने से दिखती लड़की ने सर झुकाकर अपनी फटी एड़ियों को देखा। मंजर भीगता चला गया जैसे बिन मौसम की बारिश। बेडरूम का दरवाजा हल्का से खटका और फिर चिरचिराहट से खुला। सिंगार में इसके सामने खड़ी पारस चौंकर पलटी। फिरोजा माई दरवाजे में खड़ी थी। उसे खुद को देखता पाकर जल्दी से मुस्कुराई। बात करनी थी तुमसे, वो तमहीद बांधती आगे बढ़ी। पारस उसी तरह सीधी खड़ी रही। उसकी फिरोजा पर जमीन आंखों में संजीदगी और सर्द मेरी थी। ओ, तुम शकील को पैसे कब भिजवाओगे? वो जरा हिचकिचाकर बोली थी। पारस गहरी सांस लेकर आईने की तरफ पलटी, ब्रश उठाया और ऊपर से नीचे बालों में फेरने लगी। तुम फिर कब तक भेजोगी पैसे? असल में शकील को जरूरत है, कह रहा था हो सके तो कल ही भेजवा दे। तुम यूं करना, कल दफ्तर जाना तो। क्या मैंने कहा कि मैं शकील को पैसे भेज रही हूँ? वो आईने में फिरोजा का अक्स देखती ब्रश ऊपर से नीचे ले जाते हुए पुरसुकून अंदाज में बोली। फिरोजा ने उलझन से लबों पर जुबान फेरी। वो तो तुम भेज दोगी। सॉरी, मैं नहीं भेज सकती। वो अपने अक्स पर निगाहें जमाए सामने के बाल सीधे कर रही थी। ये क्या बात हुई? भाई है तुम्हारा, पैसे नहीं भेजेगी तो क्या करेगा? बैंक लूटे या भीख मांगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात पर फिरोजा के माथे पर बल पड़े। सारी जिंदगी देती आई हो, अब क्यों नहीं दोगी? सारी जिंदगी देती आई हूँ, अब नहीं दूंगी। आज कौन सी अनोखी बात हो गई है? फिरोजा माई की आवाज इश्तियाल से बुलंद होने लगी। ब्रश चलाता पारस का हाथ रुका। उसकी समात में एक आवाज गूंजी। अम्मी और मेरे मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी। उनका कहना था कि भले कोई कम आमदनी वाली जॉब ही कर लो, मगर यही करूँ। उससे सर झटका। शकील को कहीं मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है, बात खत्म। कैसी बात खत्म? वो तिल मिलाकर बोली। अरबों रुपए का होटल है तुम्हारे पास, जिसके एक कमरे का एक दिन का किराया 25-30 हजार से कम नहीं, और भाई के लिए 10-15 लाख नहीं है तुम्हारे पास? 10-15 हजार भी नहीं, बता देना उसे। वो हेयर ब्रश रखकर दराज को ले कुछ ढूंढने लगी थी। कैसे नहीं है? उस बुड्ढे की सारी दौलत पर सांप बनकर बैठ गई हो। शादी के 2 माह बाद ही उसको मार कर सब हत्या कर, अब तुम। अल्फाज अभी फिरोजा माई के लबों में थे कि पारस करंट खाकर उस तक लपकी। फिरोजा को दोनों कंधों से पकड़कर दीवार से लगाया और जरा उसके बहुत करीब किए। शोलाबार आंखों से देखती हुई बोली,
सारी बात मुझसे निकाल दी है। आइंदा कहा तो 2 मिनट में उसने चुटकी बजाई। 2 मिनट में तुम्हारा सामान लपेट कर इस घर से निकाल दूंगी। समझ में आई मेरी बात या नहीं? चबा चबा कर संगीन लहजे में उसने अल्फाज अदा किए। दीवार से लगी फेरोजा माई की आंखों में ढेर और खौफ आ रहा उतर आया था। बमुश्किल उसके लबों से कपकपाती आवाज निकली, पारस क्या हो गया? मैं माँ हूँ तुम्हारी, सौतेली माँ हूँ, जिसे मैंने सिर्फ इसलिए अपने साथ रखा हुआ है कि मेरे बाप की भी हो। रहा तुम्हारा बेटा तो मेरे बाप का बेटा नहीं है, इसलिए उसे मेरा भाई मत कहना। और अगर आइंदा तुमने रिजवान की मौत का इल्जाम मुझ पर लगाने की कोशिश की तो तुम देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। एक झटके से फेरोजा के कंधे छोड़कर पीछे हटी। उसकी आंखें दहक रही थी। फेरोजा फक चेहरा ले तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। पर दोनों हाथों से कनपटियां सहलाती बेड पर बैठ गई। आईने से झलकते अक्स में उसकी बालियां अभी तक चमकती हुई नजर आ रही थी। ऑफिस में मामूल की चहल पहल थी। शीशे की खिड़कियों से झांकती सुबह, कॉफी के कपों की उड़ती भाप, मसरूफ फोन कॉल्स। फाइज ने होले से दरवाजा खटखटाया। काम करती पारस से गर्दन उठाई, उसे देखकर सर के इस पास से आने का इशारा किया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके सामने आ बैठा। जी फाइज साहब। वो अपनी पावर सीट पे अब टेक लगाकर पीछे से संजीदगी से पूछ रही थी, मैम मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। उस दिन आपने मुझे लिफ्ट दी और फिर 3 दिन के कड़े इंतजार के बाद अपॉइंटमेंट लेटर का मिलना, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। वो बज़ाहिर बहुत एहसानमंदी से कह रहा था, अलबत्ता उसकी गहरी आंखें कुछ और कहती थी। यू आर वेलकम। पारस ने उसे संजीदगी से फाइल स्टैंड से फाइल उठाई, उसे खोला, चंद समय पलटाए और फिर एक जगह रुकी। भाई साहब, आपने अपने सीवी में तजुर्बे के खाने में 1 साल के लिए हमारे होटल की लाहौर वाली शाख में काम करने का भी लिखा है। जी मैम, रिजवान साहब की डेथ से 2-3 माह कबल ही मैंने वहाँ से रिजाइन किया था और आपने वहाँ पर पूरा साल काम किया था। पारस पुरसोच निगाह से उसे देख रही थी। जी मैम, इसीलिए मैं आपसे रिजवान साहब की ताज़ियत कर रहा था। मैं उनसे मिल चुका हूँ, बहुत मेहरबान आदमी थे वो। दोनों की निगाहें देखते और कोने में के फोटो फ्रेम की तरफ उठी। पारस उसे देखते हुए लम्हे भर को कहीं और खोई। फाइज अपने तमाम तर कंपोजर के बावजूद तस्वीर के साथ बहुत पीछे चला गया। जब वो छोटा था, एक टीनेज लड़का सोफे पर बैठा फिक्रमंदी से अपने सामने टहलते सवेरा आपा को देख रहा था। ओह आपा, क्या हो गया है? आपा रुके, खशमगी निगाह से उसे घूरा और जैसे फट पड़ी। क्या हो गया है, देखा नहीं तुमने? वो लड़की निदा कैसे बेवकूफ बना रही है हमारे सादा से भाई जी को। मुस्तरब अंदाज में फिर कमरे के चक्कर लगाने लगे। फरबई माइल जिस्म और छोटी आंखों वाली सवेरा आपा बेहद बेचैन नजर आ रही थी। खुद ही तो आपने उनकी मंगनी करवाई थी। मैंने नहीं करवाई थी, एकदम चमक कर बोली। भाई जी ने कहा दोस्त की बहन है, पसंद है उन्हें, सो मैं रिश्ता ले गई कि अब नहीं शादी करेंगे तो कब करेंगे? आखिर बहन हो, मुझे ही सोचना होगा। और वो नीच लोग भी जैसे तैयार बैठे थे, इधर रिश्ता दी उधर हाँ कर दी। और वो निदा, सिवाय खूबसूरत चंद डिग्रियों की और क्या काबिलियत उसमें? मगर मैंने कहा भाई जी खुश तो हम खुश। मगर मुझे क्या पता था कि दौलत के लालची लोग ऐसे काम करने लगेंगे। फूले तनफस के साथ जोश जज्बात में बोलती वो सामने सोफे पर आ बैठी। टीनेज लड़का बहुत ध्यान से सारी बात सुन रहा था। अब तुम बताओ फैजी, भाई जी के साथ पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा मुखलिस कौन हो सकता है? अम्मा अब्बा रहे नहीं हमारे, भाई जी हमारा सब कुछ है। एक छोटे ढाबे से शुरू किया जाने वाला कारोबार आज मेरी दुआओं के सबब होटल्स की एक चेन में बदल चुका है। अब तुम बताओ, हमारा फर्ज है कि हम भाई जी का अच्छा सोचें। बिल्कुल आपा, लड़के ने सरेरा आपा जोश से कहती आगे हो बैठे। अब खुद देखो, कल निदा की सालगिरह पे भाई जी ने से हीरे की अंगूठी गिफ्ट की। हीरे की अंगूठी फैसी, अभी मत कहना कि मुझे भी दी है कई बार। भाई मैं तो बहन हूँ, मगर वो पराई लड़की। कभी उसका भाई टॉप करता है तो उसे तोहफे मिलते हैं, कभी बहन के बच्चों के लिए खरीदारी की जा रही होती है। भाई जी तो ठहरे मासूम और सादा, हम तो अंधे नहीं हैं। वो इसी तरह दोनों हाथों से उनको लूटते रहे तो भाई जी कंगाल हो जाएंगे। फिर अमजद, सवेरा का शहर, अमजद का ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कौन सेटल करवा कर देगा? और तुमने भी तो अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए कि नहीं? जाना है, मगर भाई जी के पास बहुत दौलत है आपा, और हमारा फर्ज है कि उनकी दौलत को उन मुफ्तखोरों से बचाएं। देखो फैसी, वो तो भाई जी को लूट कर भाग जाएगी, हर्ट कौन होगा? भाई जी, उनका तो दिल टूट जाएगा। अब तुम बताओ, उस लालची लड़के से भाई जी का पीछे छुड़ाना चाहिए या नहीं? चाहिए आपा, मगर भाई जी के पास बहुत दौलत है। लोग कहते हैं वो पारस है, जिस चीज में हाथ डाले उसे सोना बना देते हैं। क्या आपकी मुलाकात रहती थी रिजवान से? पारस की आवाज से चौंकाया। लम्हे भर में वो यादों की बहती नदी से बाहर आया। जी, जब एक बार शर्फ मुलाकात नसीब हुआ था। वो संभल कर उदासी से मुस्कुराया। बहुत कुछ सीखने को मिला।
इनफैक्ट अभी मुझे याद आ रहा था कि उनके काम में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी थी। लोग कहते थे वो पारस है, ऐसा आदमी जिस चीज़ को छुए उसे सोना बना देता है। पारस के लबों पर हल्की सी तलख मुस्कुराहट आ ठहरी। ये पहली दफा था कि जब फाइज से उसे मुस्कुराते हुए देखा था। हाँ, ऐसा शख्स जिसको छुए उसे सोना बना दे, मगर खुद सारी जिंदगी फत्तर ही रहता है। वजह फरमाया। फाइज रस्मी अंदाज में मुस्कुराया। एक नजर फिर से उस मुस्कुराती तस्वीर पर डाली। दफातन फोन बजा। पारस रिसीवर उठाए, दूसरी तरफ की बात सुनने लगी। तस्वीर को देखती फाइज की निगाहें फिर से भटकी। यादों की झील में दायरे बनने लगे। एक छोटे मगर नफीस से ड्राइंग रूम में वो गोरी खूबसूरत लड़की ट्रे उठाए एक नौजवान को जूस सर्व कर रही थी। करीबी सोफे पर एक नॉर्मल खातून बैठी मुस्कुराते उन्हें देख रही थी। उनसे जरा दूर दरवाजे की चौखट पे वो टीनेज लड़का और सवेरा आपा चंद में देखते रहे। सवेरा आपा की आंखों में चमक दर आई थी। जैसे ही वो लड़की कबाब की प्लेट उठाए नौजवान के सामने झुकी, सवेरा आपा एकदम से अंदर दाखिल हुई। बहुत खूब निदा, यहाँ तो खास और खास मेहमान आए हुए, इतने खास के हमारी आमद की खबर ही नहीं हुई। लड़की सीधी होती हुई चौंकी, फिर आपा को देखकर सादगी से मुस्कुराई। आइए सवेरा आपा, अब कब आई? मामा खातून भी मुस्कुराते अपनी जगह से उठने लगे। जब तुम यहाँ गैर मर्दों की खातिरी करने में मसरूफ थी। उनकी बुलंद आवाज, अजीब लहजा, लड़की का चेहरा फकवा। उसने परेशानी से माँ को देखा। नहीं, मैं तो सर्व कर रही, ये मेरे कजिन है, मामू के साथ आए, मामू ऊपर है। और सवेरा आपा के अल्फाज नहीं, उनके तंदो तेज निगाहें थे जो तीनों परेशान हो गए थे। बस बस, सब देखा है मैंने अपनी आंखों से। मेरे मासूम भाई की आंखों में धूल झोंकर तुम यहाँ ये सब कर रही हो, बदकिरदार लड़की। निदा का चेहरा सुर्ख होकर दहकने लगा। अपनी हद में रही, अब अच्छी तरह जानती कि अब झूठ बोल रही, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। बेटा, तुम गलत समझे और ये तो माँ ने मुदाखलत की कोशिश की। अब दरमियान में मत बोली। मैंने रंगे हाथों पकड़ा है आपकी बदकिरदार बेटी को। निदा का कजिन होनिकों की तरह खड़ा सब देख रहा था। चौखट में खड़ा टीनेज लड़का भी खामोश था, बिल्कुल खामोश। मुझे नहीं पता आप ये क्यों कर रही, मगर मैं इतना जानती हूँ कि मेरे घर में खड़े होकर आप मुझे यूं बदकिरदार नहीं कह सकती। निदा हैरत ज़दा भी थी और अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इस तरह इतनी रटाई से झूठ क्यों बोल रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बीबी कि तुम क्या कर रही थी। वो चमक कर बोली, क्या कर रही थी मैं? जूस दे रही थी, कबाब दे रही थी। आप क्यों इस बात को गलत रंग दे रही हैं? यानी कि तुम मुझे झूठा कह रही हो? नहीं नहीं सवेरा बेटा, उसका ही मतलब नहीं। आप खामोश रही अम्मी, ये खातून सब कुछ सोच कर आई है, इन्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई। और हाँ, मैं आपको झूठा और इल्जाम दराज कह रही हूँ। वो लड़की बहुत एतमाद और सख्ती से बोली थी। बस, बहुत देख सुन लिया, मैं भी देखती हूँ अब तुम मजीद कैसे मेरे भाई को बेवकूफ बनाती हो। चलो फैसी, उधर से आगे पीछे बाहर निकले थे। मंजर हवा में तहलील हुआ, रंग बिखेरे। यादों के कैनवास पे एक और ब्रश स्ट्रोकस लगाने लगा। देखते ही देखते पेंटिंग फिर से बनने लगी। भाई जी बड़े सोफे पर खामोश अफसरदार से बैठे थे। सामने वो लड़का सर झुकाए बैठा था। सवेरा पर कुर्सी पर बुरजमान मुसलसल रोए जा रही थी। दे दिलेरी देखी उन लोगों की। एक तो हमने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा और ऊपर से लड़के ने शौर करके सारा घर इकट्ठा कर लिया। कैसे लोग हैं, आंखें बंद करके दूसरे कमरे में पड़े थे। ऊपर से इतनी बदजबानी के मुझसे उल्टा हम पे इल्जाम लगाने लगे। टीनेज लड़के का सर मस्जिद झुकाया। वो अब अपने पैरों को देख रहा था। मुझे तो पहले दिन से ही निदा के तौर तरीके अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन मैं चुप रही। आपकी खुशी थी, मैं भी खुश थी। आज भी जुबान न खोलती कि मैं तो दो बार पहले भी बाजार में निदा को उस लड़के के साथ दे चुकी हूँ, मगर आज तो फैजे ने भी देख लिया। अब खामोश रहती तो छोटा भाई मुझे बड़े भाई का मुजरिम करार देता। क्यों फैजी? लड़के ने सर उठाया। भाई जी से नजरें मिलाई। जी भाई जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। ऐसा ही हुआ था। भाई जी की आंखों में ढेरों उदासी थी, वैरानी थी। यादम की पेंटिंग चंद दिन मस्जिद आगे सिरकी। एक फोन कॉल हर जगह छाने लगी। फैजी के हल्लों के जवाब में कहे गए चंद फकरे जो आज भी उसे सुनाई देते थे। निदा बोल रही हूँ फैजान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा और तुम्हारी आपा का। आज तुम्हारे भाई ने मंगने का सामान वापस भिजवा दिया और जानते हो मैं खुश हूँ, इसलिए कि उन्होंने मुझे फोन भी किया। और पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा दामन बेदाग है, मगर इस वाक्य के बाद तुम कभी मेरे बहन भाई के साथ खुश नहीं रह सकोगी। तुम्हें बड़ी तकलीफ से बचाने की खातिर छोटी तकलीफ दे रहा हूँ। तुम्हें हमसे बेहतर लोग मिल जाएंगे और मिलने चाहिए। वो रो रही थी। याद रखना फैजान, तुम और तुम्हारी बहन दुनिया के सबसे मफाद परस्त और खुदगर्ज बहन भाई हो, मगर आएगा एक दिन जब रिजवान तुम लोगों की असलियत मान लेंगे, क्योंकि जानते तो अब भी हैं। और देखना, तब वो तुम्हें अपनी शादी में बुलाने की जहमत भी नहीं करेंगे। सॉरी, इम्पोर्टेंट कॉल थी। पारस से रिसीवर रखते हुए पेशेवराना से माजरत की। उसकी आवाज़ पे यादों की रेगुजर से वापस लौटा।
और फीका सा मुस्कुराया। बास यादें उन नजरों से लबरेज होती हैं जो दूसरों ने हमें हर्ट करने के लिए फेंके होते हैं, और हम जानते होते हैं कि हम ठीक थे। जब हमने किया वो कतन गलत न था, मगर फिर हर दफा उन नजर चुपने पर दिल के अंदर चीर देने वाली तकलीफ क्यों बढ़ती है? वो तकलीफ जो किसी ऐसे गिल्ट से पैदा होती है जिसका इंसान एतराफ़ करे नहीं उसे खबर हो। तो फाइज साहब, अब आपने हमारी लाहौर वाली शाख में अप्लाई क्यों नहीं किया? रिजवान साहब के बाद वो जगह वैसी नहीं रही। फैजान साहब वैसे भी बाहर होते हैं। बजाय बेपरवाही से कहते उसने गौर से पारस का चेहरा देखा। उसकी पेशानी पे हल्का सा बल पड़ा था। मैनेजर ही सब संभालते हैं। हकीकत यह है कि मैंने उधर अप्लाई किया था, मगर मुझे जॉब नहीं मिली। और आपने वो जॉब पहले छोड़ी क्यों थी? रिजवान साहब के भाई फैजान साहब का कोई सिफारिशी भर्ती होना था, इसीलिए मैनेजर ने मुझे डके छिपे लफ्ज़ में बता दिया था कि मैं कोई और नौकरी तलाश करूं, सो मैंने रिजाइन कर दिया। पारस के लब भीज गई, आंखों की पुतलियां नागवारी से सिकुड़ गई, जैसे उसे कुछ बहुत नापसंद आया, मगर वो इजहार न करना चाहती हो। फैजान साहब अभी तक अमेरिका में हैं? अपनी नागवारी दबाई वो संजीदगी से पूछने लगी। 2-3 माह कबल तक तो बाहर ही थे, आपका मालूम नहीं। आपका कोई रब्ता है उनसे? कुछ सोच से मुखातिब हुई। साथ ही इस तरह भी अंदाज में लाशोरी तौर पर अपनी बाली को छेड़ रही थी। जी मैम, एक काम के लिए फ़ोन किया था मैंने, एक दफ़ा किया। आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए? वो ज़रा चौंका। नहीं, मुझे क्यों चाहिए होगा? एकदम इतनी नागवारी से पहले बदल कर बोली कि वो खामोश हो गया। पारस खिड़की से बाहर देखते हुए उंगली बाली पर फेरते कुछ सोच रही थी। उसके जहन में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे माथे पर चिकनियाँ और आंखों में नफरत में इजाफा हो रहा था। मुझे इजाज़त है मैम? वो अपनी हैरत छिपाता उठ खड़ा हुआ। पारस ने धीरे से अस्बात में सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर अभी तक वही कल्फत छाई थी। सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बलखाती सड़क पे उसकी गाड़ी दौड़ रही थी। बाहर के ठंडे खुशगवार मौसम से बेनियाज वो अंदर बैठा स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ रखे वो दूसरे हाथ से मोबाइल पर एक नंबर मिला रहा था। सिलसिला मिलते उसने फोन कान से लगाया। हेलो सवीरा आपा, कैसी हैं? कार उसने आहिस्ता कर दी। अब उसकी सारी तवज्जो कॉल की तरफ थी। मैं ठीक हूँ फैसी, तुम क्या करते फिर रहे हो? वो उसके लिए परेशान थी। भाई जी का हिसाब अदा करने आया हूँ। उससे लगा वो अब ड्रॉय नहीं कर सकेगा, सो गाड़ी साइड पर रोक दी और शीशा नीचे कर दिया। एकदम एक बस्ता हवा अंदर घुसी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, मेरी का खूबसूरत ठंडा लहलहाता मौसम। पारस ने तुम्हें नहीं पहचाना? वो हैरान थी। उसने मेरी कभी कोई तस्वीर नहीं देखी, सो कैसे पहचान सकती थी? हाँ ये भी है, भाई जी ने भी उसे हमसे बिल्कुल काट कर रखा था। उनकी आवाज़ में गिला दर आया। खैर, अब तुम क्या करने का इरादा रखते हो? पारस को सजा दूंगा या दिलवाऊंगा, और वो सब जो भाई जी ने उसके नाम लगवाया है सब वापस लूंगा। मैं तुम्हारे साथ तो फैसी, मगर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकेगा? वो फिक्रमंद थी। उसने शानी उचकाई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके कागजात तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी मुझे कामयाबी मिलेगी। तनवीर भाई मेरी पूरी मदद करेंगे। सड़क पर उसकी कार अकेली खड़ी थी। दूर दूर तक वीरानी छाई थी। यहाँ वो बहुत आरामदा अंदाज में बात कर रहा था। ये तनवीर पर ज्यादा एतबार न करना, मुझे तो ये पारस के साथ मिला हुआ लगता है। वो मशकूक अंदाज में बोले। क्यों? फैजी के अब्रू हैरत से सुखड़े। देखो, भाई जी की मौत से पारस के बाद सबसे ज्यादा फायदा तनवीर साहब को हुआ है। वो सबसे सीनियर अहदेदार थे। भाई जी के बाद बहुत कुछ उनके हाथ में आया है। क्या उन्होंने फायदे नहीं उठाए होंगे? एक तो आपा अब हर किसी पर शक करती है। उसे उनकी बात नागवार गुजरी थी। वो ऐसे नहीं है, भाई जी के पुराने दोस्त हैं। हमारे घर में बरसों से आना जाना था उनका। वो थोड़ी सी तरक्की ओहदे के लिए ऐसा नहीं कर सकती। अरे पाकिस्तान में तो एक मोबाइल के पीछे चोर उच के गले काट जाते, और तुम कहते हो थोड़ी सी तरक्की? वो बाकायदा बुरा मान गई थी। पता नहीं, मगर मैं उन पर शक नहीं कर सकता। मुझे तो पारस का हाथ लगता है उसमें। वो मुतअज्जब था। हाँ, तो उसी का प्लान किया होगा सब। तनवीर साहब को किसी बड़ी चीज़ का वादा दिया होगा, और अब वो साथ मिल गए, और तो और हमारे मुलाजिम तक उस लड़की का दम भरने लगे हैं। डैशबोर्ड पर रखा उसका दूसरा मोबाइल बजने लगा। उसने चौंक कर उसे देखा, फिर आपा से फ़ोन पर बोला। फ़ोन आ रहा है मेरा, बाद में बात करता हूँ आपसे। फिर मुझे पारस के घर भी जाना है। हमारे घर फैसी? उन्हें उसका लाशोरी तौर पर ही सही उस घर को उसकी मलकियत तस्लीम करना भी नागवार गुजरा था। पारस हमारे घर में नहीं रहती। भाई जी ने उसे और उसकी माँ को होटल के करीब बड़ा सा बंगला लेकर दिया था। वो उसके साथ वहीं रहते थे। हमारा घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है। अच्छा, तो अगर किसके नाम है? वो तेजी से बोले। पारस की। उसने गहरी सांस लेकर फ़ोन बंद कर दिया और अपना दूसरा मोबाइल उठा लिया। ऑफिस के साथी की कॉल थी, उसे सुननी थी। ठंडी ठंडी सी शाम पहाड़ियों पर उतर रही थी।
पारस के बंगले के टेरेस से दूर दूर तक फैले पहाड़, खाइयाँ, बलखाती सड़क सब नजर आ रहा था। वो वही टेरेस पर खड़ी थी, शाल पीछे से दोनों कंधों को ढकती, आगे आकर बक्कल की सूरत थी। उसने गहरा भूरा रंग पहन रखा था, चूड़ी की साइज की कानों में पड़ी बालियां हवा के साथ जरा से हिलती, आंखें दूर नीचे जमी थी, जहां सड़क एक तरफ बनी पथरीली सीढ़ियां ऊपर पार्क तक जाती थी। वाकयात रोशनाई की तरह होते, जिस जगह डाले जाए वहां अपना निशान जरूर छोड़ जाते, मगर वो हर शख्स को नजर नहीं आते। सिर्फ वही उन्हें उस जगह रिप्ले होते देख सकता है जिसकी नजर में यादों का असर लगा हो। फिर हर जगह, हर घर, हर सड़क का नाम बदल जाता है। हम उन्हें अपने हिसाब से याद रखते हैं और फिर सारी जिंदगी हम दुनिया को अपने नक्शों, अपने साइन बोर्ड्स की तख्ती देखते रहते हैं। पारस बीबी, अफसर बाबा की आवाज पर उसका इत्तेकाज टूटा। वो कदरे चौंक कर पलटी। जी बाबा, ऑफिस से कोई साहब आए, मैंने लॉन में बिठाया है, आपको पूछ रहे हैं। बाबा निगाहें चुरा कर बोले, जैसे उन्हें बहुत शर्मिंदगी सी हो। अच्छा कब? उसने महसूस किए बिना हैरत से नीचे लॉन को देखा। फाइज हसन खामोशी से सर झुकाए बैठा था। मुझे पता ही नहीं चला, खैर मैं आती हूँ। उसने गहरी सांस लेकर अपने जहन पर छह नक्शे लपेटे खुद को कंपोज किया और नीचे चली आई। वो लॉन में बैठा था, जींस, हल्के स्वेटर और जॉगर्स में मलबूस उसे आधा दिख रहे एहतराम खड़ा हो गया। कहिए कैसे आना हुआ? वो तमक्कुनत भरे अंदाज में सामने वाली कुर्सी पर बैठ के बोली। मैम, आपने बुरा तो नहीं माना कि मैं यहाँ आ गया? दरअसल आप जल्दी चली गई थी और मुझे एक जरूरी दरख्वास्त करनी थी। वो बैठते हुए कदरे निदामत से बोला, मैं सुन रही हूँ। मैम, बात यह कि मुझे होटल की तरफ से यहाँ करीब में रिहाइश मिल गई है, मगर वो बैचलर्स पोर्शन है, उंगलियां बाहम फंसा है। वो तजब्जुब से कह रहा था। अम्मी और बहनें, क्या करूँ मैं उनका? वो मेरे साथ रहना चाहती, इसरार कर रही है। पारस इनहमाक से सुनती रही, कुछ बोली नहीं। तनवीर साहब ने बताया था कि आपके घर की पिछली तरफ जो 2-3 घर हैं वो भी होटल मुलाजमीन के लिए हैं। उनमें से एक घर खाली है। मैं एक बहुत जूनियर अहदेदार हूँ, नया हूँ, फिर भी सोचा दरख्वास्त कर लूँ। अगर मुझे वो घर मिल सके तो। उसने फकरा अधूरा छोड़ दिया। शॉल लपेटे पीछे होकर बैठी पारस मुस्कुराई। कल सुबह वो तलके से मुस्कुराई थी, आज नरमी से दिल से मुस्कुरा रही थी। बाज लोग मुस्कुराना बिल्कुल भूल जाती, यहाँ तक कि उनके होठों के गिर्द लाफ लाइंस भी गायब हो जाती। फिर अगर कभी वो जरा भी मुस्कुरा दे तो लगता है उनकी गर्दन पर कोई अजनबी चेहरा आ ठहरा है, ऐसा अजनबी जिससे आप शनासा भी हो और वो आपको अच्छा भी लगे। मैं कभी वो घर आपको न देती अगर ये दरख्वास्त आपकी फैमिली की तरफ से न होती। कदर कीजिएगा ऐसे रिश्तों की जो आपके सीने के ऊपर पहनी जेब की बजाय सीने के अंदर रखते दिल में दिलचस्पी रखती हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आलिया और उमेरा तो खुशी से पागल हो जाएंगी। वो बहुत खुश, बहुत एहसानमंद नजर आ रहा था। पारस की मुस्कुराहट मजीद नरम हो गई, उसकी आंखों में खुशी थी। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आप मान जाएंगी। अम्मी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो खुद आकर दरख्वास्त करेंगी, लेकिन जाहिर मुनासिब न था। पारस की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, चेहरे पर साया सा लहराया था। हवा की गर्म झोंके की तरह याद गालों से ऐसे टकराई कि लम्हे भर के लिए सब घूम गया। मैं पारू की माँ हूँ जी, खुद आई हूँ आपके पास, एक दरख्वास्त कर रही थी। पारू कहने में हिचकिचा रही थी, नत नुकोस कहकर गई थी। फिरोजा माई ने ताइदी नजरों से साथ बैठी मुस्तरब उदास 17-18 बरस की लड़की को देखा, जिसकी ठोड़ी निदामत के बाद सीने से लगी थी। कहो, सिलाई सेंटर की मालकिन आंटी ने बेजारी से कहा। पारू की 3 माह की एडवांस तनख्वाह अगर मिल जाए तो आपका बड़ा एहसान होगा। असल में इसका भाई बड़ा बीमार है जी, दवा दारू पर बहुत खर्चा हो गया, कर्ज पड़ गया है गर्दन पर, कुछ मदद हो जाएगी। लड़की की ठोड़ी जैसे सीने से चिपक गई थी, आंखें डिबडिबा रही थी, हर तरफ धुन छा रही थी। माँ मन्नतें कर रही थी, आंटी इनकार कर रही थी। 3 महीने की तो मुश्किल है, हाँ 2 महीने की मिल सकती है, वो भी इस शर्त पर कि कोई नागा नहीं करेगी। और हाँ, ये आखिरी बार है जब मैं तनख्वाह एडवांस में दे रही हूँ। नखुआत से बोलती आंटी उठी और अंदर चली गई। लड़की ने भीगा चेहरा उठाया। शकील ने दुकान वाले का जो शीशा तोड़ा था वो 2 तनख्वाहों से तो नहीं पूरा होगा। उसकी आंखों में आंसू मगर आवाज में दबी दबी से तलकी थी। फिरोजा माई ने खुरका, ऐलान करेगी क्या और पूरा हो जाएगा ना? ट्यूशन वाली बाजी से भी 2 माह के एडवांस पकड़ लेंगे। ये आंटी पैसे ले आए तो वहीं चलते हैं। क्या अम्मी, क्यों मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवाती हो? वो फिर हंसी हुई। ज्यादा बकबक न कर, आराम से बैठ। धुंध में सब गायब होता गया। गर्म हवा का थपेड़ा कब का गुजर चुका था। उससे जबरदस्ती तवज्जो फाइज की जानिब मबसूल की। वो कह रहा था, मुझे इस रोज फैजान साहब का जिक्र नहीं करना चाहिए था, मुझे बाद में बहुत शर्मिंदगी हुई। यूं लगा जैसे मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो।
गालिबन आप फैजान साहब को कुछ खास पसंद नहीं करती। पारस की फीकी मुस्कान भी गायब हो गई, लब भीज के, आंखों में तनफुस सा दर आया। एक तलक सांस खारिज करके उसने सर झटका। पहले मुझे लगता था कि जज्बों के पैमाने नहीं होते, आप या तो किसी से मोहब्बत करते या नहीं करते, नफरत करते हैं या नहीं करते, कम या ज्यादा मोहब्बत और कम या ज्यादा नफरत, ऐसा कुछ नहीं होता। बात करते हुए चेहरा फेर कर दूर सरसब्ज पहाड़ियों को देखने लगी। मगर अब मुझे लगता है कि जज्बे भी नापे जा सकते हैं। कुछ लोगों की नफरत हर नफरत से बढ़ जाती है। आपका कसूर नहीं है। मैं इस आदमी से इतनी शदीद नफरत करती हूँ कि किसी के भी मुंह से उसका जिक्र सुनती हूँ तो नागवार गुजरता। और फीका सा मुस्कुराई। फैज ने बमुश्किल अपनी तासुरात छुपाई। मुझसे नफरत? मेरे भाई को तुमने कत्ल किया और नफरत भी तुम्हें मुझसे? हैरत है। बहरहाल फाइज साहब, आप उस घर में शिफ्ट हो जाए, मैं तनवीर साहब को मतला कर दूंगी। वो उठ खड़ी हुई। एक दफा फिर बहुत शुक्रिया मैम। वो जबरदस्ती मुस्कुराया, जैसे जहन पिछली बातों में उलझा था। क्या मैं आपके मुलाजिम अफजल बाबा को साथ ले जाऊं? उस घर की चाबी उन्हीं के पास है। अच्छा, वो हैरान हुई। गर्दन मुड़ी तो अफजल बाबा चाय की ट्रे उठाई चले आ रहे थे। बाबा, उस घर की चाबी आपको किसने दी? तनवीर साहब ने भिजवाई थी बीबी। बाबा ने निगाहें झुकाई, ट्रे रखते हुए जवाब दिया। बहरहाल अब फाइज साहब को ले जाइएगा उधर, मैं चलती, मुझे कुछ काम है। उठकर घर की सिमत बढ़ गई। फाइज वापस बैठ गया। उसकी निगाहें पारस पर जमी थी, जो अब घर की बैरूनी सीढ़ियां चढ़ रही थी। दफातन अंदर से फेरोजा माई बाहर आती दिखाई दी। पारस आखिरी स्टेप पर थी जब वो उसके सामने आ रुकी। पारस ने खामोशी मगर गहरी नजरों से उसे देखा। वो बात करनी थी मुझे। फेरोजा माई ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर शकील के बारे में है तो मत करना, वो दबे दबे तंबी अंदाज में बोली। नहीं नहीं, मैं तो सोच रही थी कि शॉपिंग के लिए चली जाऊं बाजार, तुम भी चलोगी? नहीं, वैसे भी अफसर बाबा मसरूफ है और ड्राइवर छुट्टी लेकर गया है। पैदल जा सकती हो तो चली जाओ, वो कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई। फेरोजा माई ने तिलमिलाकर उसे देखा, फिर दूर लॉन में बैठे आदमी को जिससे अफसर बाबा चाय सर्व कर रहे थे, और पैर पटक कर वापस सो ली। बाबा, फाइज ने पहले उठाकर लबों से लगाते हुए पुकारा। उज्जी कहते हुए सीधे हाथ बांधे खड़े हो गई। ये पारस फैजान साहब से इतनी नफरत क्यों करती है? वो चाय के घूंट भरता इतनी एहतियात से बोल रहा था कि दूर से उसके लब हिलते भी नजर न आते। मुझे नहीं मालूम फैजी बाबू, जब कभी आपका जिक्र करो तो उठकर चली जाती है बीबी या खामोश हो जाती है। फाइज ने कप रखा और पुरसोच निगाह से बंगले की तरफ देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पहचान गई हो? मैं क्या कह सकता हूँ बाबू? बाबा ने अफसोस से सर हिलाया। हालांकि गुस्सा मुझे उस पर होना चाहिए, वो है मेरे भाई की कातिल। अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार फैजी बेटे, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। बाबा ने बेहद दुख से कहा। आपका बहुत ख्याल रखती है शायद, इसीलिए आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। क्या भाई जी का सारा ख्याल और फिक्र भूल गए हैं आप? वो खफा हुआ। बड़े साहब को कौन भूल सकता है, मगर ये लड़की बहुत अच्छी है, ये किसी का कत्ल नहीं कर सकती, कभी नहीं। उन्होंने जैसे झिरझिरी ली। फाइज ने खशमगी निगाहों से उन्हें देखा। याद है आपने बताया था कि भाई जी के सर के पिछले हिस्से पर किसी नोकीली चीज का निशान था। सीढ़ियों से गिरने पर ऐसा निशान कैसे पड़ सकता है? बेटे, वो तो था, मगर हो सकता है सीढ़ियों पर या नीचे कुछ ऐसा पड़ा हो जिस पर वो गिर गई हो। और रात भी तो बहुत खौफनाक, और ये लड़की अदाकारी नहीं कर रही थी। बाबा ने नफे में सर हिलाया। सारा मंजर एक दफा फिर उनकी निगाहों के सामने ताज़ा हो गया। मैं उस वक्त बरामदी में आया था, अंदर से कुछ लेकर, जब वो मुझे आती दिखाई दी। जब वो दोनों पिछले घर की सिमत चलने लगे तो रास्ते में अफसर बाबा बताने लगे। वो मंजर उन्हें आज भी याद था, अपने तमाम तर जजियात समेत। दिसंबर की सफ़ेद रात, बर्फबारी, बंगले की मखरूती छत बर्फ से आती थी। इर्द गिर्द पहाड़ियाँ भी सफ़ेद थीं। बंगले के सामने सड़क शाम को ही साफ की गई थी। सुरमई दिखाई देती थी, बाकी हर से सफ़ेदी थी। उस वक्त नरम नरम सी बर्फ गिर रही थी। जब अफजल बाबा जैकेट, टोपी और मफलर में लपेटे बाहर बरामदी में आई। वो जिस काम से आई थी अभी वो अंजाम देने का सोचा ही था कि सामने बड़े गेट से भाग कर आती दिखाई दी। वो गिरती पड़ती दौड़ती आ रही थी। सियाह लंबे और कोट में मलबूस, जिसकी हुड सर के पुष्प पर गिरी थी और बालों पर बर्फ की जर्रात ठहरी थी। वो हवास बाख्ता थी, घबराई हुई, परेशान, रो भी रही थी। अफजल बाबा, वो जिस तरह चिल्ला कर उन्हें पुकार रही थी, उसे भूलकर परेशानी से उसकी तरफ लपकी। क्या हुआ बीबी? जल्दी चलो, बड़े साहब गिर गए, अस्पताल लेकर जाना है। वो फूले तनफ्फुस और आंसुओं के दरमियान तेज से बोलती फौरन पलटी। मैं गाड़ी की चाबी ले लूं? वो मेरे पास है, कार वहीं खड़ी है, जल्दी आई।
वो आगे दौड़ती गई। अफसर बाबा जानते थे कि पारस को ड्राइंग नहीं आती। वो जितनी तेजी से चल सकते थे चलते गई। वो सीढ़ियां बर्फ से अटी थी। आखिरी सीढ़ी से जरा दूर रिजवान हाथ सर के बल गिरे पड़े थे। उनकी जैकेट की हुड उनके सर पर ही थी और खून हुड से भी बाहर बलकर सड़क और बर्फ पर बह रहा था। यानी जख्म इतना शदीद था कि हुड में भी सुराख हो गया था। रिजवान, आप ठीक हो जाएंगे, बस हम आपको अस्पताल ले जाएंगे। वो जल्दी से उनका हाथ पकड़े उन्हें सहारा देकर उठाने लगी। वो रो भी रही थी, बदहवास भी थी। अफसर बाबा ने दूसरी तरफ से सहारा दिया। रिजवान हैत की आंखें सब खुली थी। उनमें एक अजीब सी हैरत और शौक था, इस्तजाब, बेयकीनी। पारस पारस, वो बार बार उसका नाम पुकारते। आवाज मुश्किल से निकल रही थी मगर उसमें भी हैरानी थी, बेयकीनी थी। मैं आखिरी वक्त तक बड़े साहब के साथ उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया था। आखिरी सांसें में या तो उन्होंने पारस बीबी का नाम लिया आपका। वो दोनों अब उस छोटे से मकान के सामने खड़े थे और अफसर बाबा बता रहे थे। मेरा और चौंका। भाई जी ने मुझे याद किया। उसकी आवाज़ बनाने लगी। जी बहुत दफ़ा फैजी फैजी का। मैं ड्राइंग कर रहा था, मुझे इतना समझ आया कि वो पारस को मुखातिब करके आपका नाम लेते थे। एक दफ़ा तो मुझे लगा कि उन्होंने कहा है फैजी से कहना। क्या क्या कहना? उसकी तो गोया सांस रुक गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पारस भी उनके करीब थे, उन्होंने ही सुना था। वो समझ कर सर हिला रही थी, रो भी रही थी। फैज बिल्कुल खामोश हो गया। पारस ने से फैजान का राब्ता नंबर भी पूछा था, फिर जैसे इरादा बदल दिया। ऐसा क्या था जो भाई जी ने फैजान को कहने को कहा हो और वो बताना न चाहती हो? शायद उन्होंने होटल आखिरी लम्हात में फैजान के नाम कर दिया हो। शायद पारस को उसका ख्याल रखने को कहा हो। पता नहीं, वो अजीब मखमसे में फंस गया था। मैं नहीं जानता बड़े साहब को कत्ल किया गया है या नहीं, मगर पारस भी ऐसा नहीं कर सकते। घर का ताला खोलते हुए अफसर बाबा कह रहे थे। फाइज ने जवाब नहीं दिया। उसकी पेशानी पर पुरसुस लकीरों का जाल बिछा था।